Welcome to Insight SSB, an initiative by 5 times recommended and All India ranked 26 CDS2 2018. Don't forget to subscribe and click on notification bell to get updated whenever we post. Also download Insight SSB app for various courses. हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइट्स एसएसबी। आज हम CDS 2 2020 करंट अफेयर्स का पार्ट 4 देखेंगे। आज हम इसमें जितने भी करंट अफेयर डिस्कस करेंगे दोज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम CDS पॉइंट ऑफ व्यू। हम सारे ही क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से देखेंगे। नाउ गाइज, वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड आवर CDS 2 2020 GS कोर्स। ये जो कोर्स है ये हमने लॉन्च किया है इनसाइट SSB ऐप पर, और इस कोर्स के अंदर अगर आप कोर्स लेते हैं तो इट कैन गिव यू गारंटीड 40+ मार्क्स इन GS। जैसे कि आप जानते हो जो GS है उसमें सिर्फ 20 मार्क्स की सेक्शनल कट ऑफ होती है, लेकिन हम वो भी क्लियर नहीं कर पाते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हमने एक पूरा स्ट्रैटेजाइज कोर्स बनाया है जिसमें कि आपको गारंटीड 40+ मार्क्स देते हैं। ये जो कोर्स है इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इन वीडियो लेक्चर्स में सारी NCERTs एंड स्टैंडर्ड बुक्स ऑलरेडी कवर्ड हैं। ये जो वीडियोज़ हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करके बनाया हुआ है, एज वेल एज इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो इसमें सिर्फ आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। एंड आफ्टर गोइंग थ्रू दिस कोर्स, आफ्टर वॉचिंग दीज वीडियोज, यू डू नॉट नीड टू गो थ्रू एनी बुक और एनी नोट्स और न्यूज़पेपर। हम आपको इसमें करंट अफेयर भी प्रिपेयर करके देंगे, एज वेल एज इसमें हम टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। हम एवरी वीक आपको एक टेस्ट का टॉपिक देंगे, जिसके टेस्ट कंडक्ट होने के बाद हम आपको एक लाइव लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप अपने डाउट्स जो भी हैं आप पूछ सकते हैं। एंड जितने भी रेलेवेंट करंट अफेयर हैं वो इसमें कवर किए जाएंगे, सो दैट आपको किसी भी करंट अफेयर के लिए मल्टीपल सोर्सेज की तरफ भागना ना पड़े। जैसे कि आप मंथली मैगजीन्स लेते हैं या फिर न्यूज़पेपर करते हैं, यू डोंट नीड टू run behind all those things. All the current affairs will be given and provided here itself. Now अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स। तो हम जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR आजकल पैंडमिक के चलते हुए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो हमें ICMR के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखनी है और हमें बताना है कि कौन सी सही है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ द एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। ठीक है, कि हमारी ICMR की ये जो है ये एपेक्स बॉडी है जो कि फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रमोशन करती है बायोमेडिकल रिसर्च का। आवर सेकेंड स्टेटमेंट इज, इट हैज़ रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द इम्पोर्ट्स ऑफ ड्रग्स, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स and clinical trial under the Drugs and Cosmetics Act. Which of the following statement above is or are correct? तो हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है ये हो जाती है आपकी बिल्कुल ठीक, क्योंकि ICMR ही वो बॉडी है जो कि एपेक्स बॉडी है इंडिया में, हु फॉर्मुलेट्स, कोऑर्डिनेट्स एंड प्रमोट्स बायोमेडिकल रिसर्च। इट इज़ एक्चुअली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है, इट हैज़ रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द इम्पोर्ट्स ऑफ ड्रग्स, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट ICMR के रिगार्डिंग ठीक नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक है CDSCO के लिए, दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। जो CDSCO है that has regulatory control over the import of drugs, approval of new drugs and clinical trial under the Drugs and Cosmetics Act. तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है A, क्योंकि ICMR एपेक्स बॉडी है मेडिकल बायोमेडिकल रिसर्च के लिए, लेकिन जो ड्रग्स और न्यू ड्रग्स का जो अप्रूवल होता है और जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के अकॉर्डिंग काम करता है वो काम करता है CDSCO, दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। We'll move on to next question. अगला क्वेश्चन है, शारंग विच इज़ टू बी इंडक्टेड इन टू इंडियन आर्मी इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ विच वेपन। हमारे ऑप्शन है A आर्टिलरी गन, B असॉल्ट राइफल, C कॉम्बैट शॉटगन एंड D स्नाइपर राइफल। तो हमसे ही पूछा गया है कि शारंग जो है, ठीक है, वो इंडियन आर्मी में अभी इंडक्ट होने वाली थी, वो कौन से वेपन का अपग्रेडेड वर्जन है। तो इसका जो आंसर है वो है A आर्टिलरी गन, क्योंकि शारंग जो है अभी अपग्रेडेड वर्जन है ऑफ 130 mm M46 फील्ड गन्स का।
ठीक है, और ये रिसेंटली इंडक्ट हुई हैं आर्मी में बाय आर्मी चीफ जनरल एम नरवाने, ठीक है, उनके थ्रू ये इंडक्ट की गई है आर्मी में। और ये जो अपग्रेड की गई है, ये अपग्रेड की गई है गन कैरियज फैक्ट्री इन जबलपुर विद द हेल्प ऑफ DRDO, ठीक है। तो इसमें गन कैरियज फैक्ट्री इन जबलपुर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और DRDO भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें याद रखना है कि शारंग जो है वो किसका अपग्रेडेड वर्जन है, इट इज़ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ M46 फील्ड गन, दैट इज आर्टिलरी गन, ठीक है। नाउ वील सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है विच सिटी विल प्ले होस्ट टू द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स हम हर 4 साल में देखते हैं, तो हमसे पूछा गया है कि 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कौन सी सिटी में होने वाला है। हमारे ऑप्शंस हैं A लंदन, B न्यू दिल्ली, C बर्मिंघम एंड D गोल्ड कोस्ट। तो इसका जो आंसर है वो है C बर्मिंघम, दैट इज प्रेजेंट इन इंग्लैंड। जो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स है वो बर्मिंघम में होने वाला है। इसके साथ साथ हमारे लिए ये भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2018 वाला जो लास्ट कॉमनवेल्थ हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो एक्चुअली हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। तो जो लास्ट हुआ था 2018 में वो गोल्ड कोस्ट में हुआ था, और जो 2022 का स्केड्यूल्ड है वो बर्मिंघम में होने जा रहा है इंग्लैंड में। एंड दिस टाइम इंग्लैंड इज होस्टिंग कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर द 3rd टाइम, मतलब ऑलरेडी 2 बार वो होस्ट कर चुका है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में एक और बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स जो ऑर्गेनाइज हुए थे वो हुए थे 1930 में। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। मेजरली 2022 वाला जो कॉमनवेल्थ गेम है वो होने वाला है बर्मिंघम में, एंड जो लास्ट 2018 वाला हुआ था दैट एक्चुअली हेल्ड इन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारकोंडम आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन। तो रिसेंटली नारकोंडम आइलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, हमसे इसकी लोकेशन पूछी गई है। हमारे ऑप्शंस हैं A अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, B मुनरो आइलैंड इन केरला, C लक्षद्वीप आइलैंड एंड D नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइलैंड है ये नारकोंडम आइलैंड। ये एक्चुअली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ थी नारकोंडम हॉर्नबिल की, जो कि यहाँ पे ट्रैक की गई थी। नारकोंडम हॉर्नबिल, ठीक है, ये एक इंडेंजर्ड स्पीशी है जो यहाँ पे देखी गई थी अभी रिसेंटली। और ये जो नारकोंडम हॉर्नबिल है ये एंडेमिक है नारकोंडम आइलैंड इन अंडमान में, ठीक है। तो नारकोंडम आइलैंड की लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंटली इंडेंजर्ड नारकोंडम हॉर्नबिल देखा गया है, ट्रैक किया गया है। और ये जो नारकोंडम आइलैंड है ये प्रेजेंट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। और एक और चीज़ जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नारकोंडम आइलैंड जो है वो वोल्केनिक इन ओरिजिन है, ठीक है। इनका जो ओरिजिन है वो वोल्केनिक है, ठीक है। तो नारकोंडम आइलैंड, अब इफ क्वेश्चन कम्स तो आपको ये ध्यान रखना है कि नारकोंडम आइलैंड कहाँ सिचुएटेड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। वील सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is the first of its kind summit named RAISE 2020 which was in news recently is associated with which field। तो हमने अभी रेस 2020 एक समिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। हमें ये बताना है कि ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है। हमारे ऑप्शंस हैं A हायर एजुकेशन, B एंटरप्रेन्योरशिप, C आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड D इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इसका आंसर है C आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था ये समिट जिसका की नेम था रेस 2020, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। ओके, रेज एक्चुअली स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है। ये 2020 में होस्ट होनी थी और ये इट्स अ काइंड ऑफ अ फर्स्ट समिट, ठीक है। इंडिया की ये फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड समिट है जो कि न्यू दिल्ली में होनी थी और ये ऑर्गेनाइज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने। इसकी मिनिस्ट्री याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट वॉज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है। तो रेस 2020 जो समिट थी वो ये इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड समिट थी। ये एक इंटरनेशनल समिट थी जो कि न्यू दिल्ली में स्पॉन्सर की गई थी एंड ये ऑर्गेनाइज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के थ्रू।
We'll see the next question. Next question is Union Defense Minister Rajnath Singh recently launched a book titled Invincible based on which former Union Defense Minister? तो हमसे पूछा गया है कि राजनाथ सिंह ने रिसेंटली एक बुक निकाली थी जिसका टाइटल था इनविंसिबल, ठीक है, वो कौन से डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर बेस्ड है? हमारे ऑप्शंस हैं ए अरुण जेटली, बी मनोहर पारिकर, सी जॉर्ज फर्नांडिस एंड डी जसवंत सिंह। तो इसका जो आंसर है वो है बी मनोहर पारिकर। Recently, Rajnath Singh paid tribute to late Goa CM and former Defense Minister Manohar Parrikar ahead of his death anniversary. ठीक है, तो ये जो बुक है ये राजनाथ सिंह ने मनोहर पारिकर के लिए ट्रिब्यूट की तौर पर निकाली है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर्स एज एसेंशियल कमोडिटीज बाय प्लेसिंग देम अंडर विच एक्ट? तो हमसे ये पूछा गया है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को एसेंशियल कमोडिटीज़ की कैटेगरी में रखा है, ये कौन से एक्ट के अंदर रखा है? हमारा ऑप्शंस है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, द एपिडेमिक एक्ट 1897, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 एंड डी द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। इसका जो आंसर है वो है डी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। Recently, Union Consumer Affairs Ministers announced that the government has declared face mask and hand sanitizer as essential commodities by amending Schedule of Essential Commodities Act 1955. Recently ये जो एक्ट था इसके स्केड्यूल में अमेंडमेंट की गई और ये जो कुछ चीज़ें हैं फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर ये एसेंशियल कमोडिटीज़ की कैटेगरी में लाई गई एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑल दीज कमोडिटीज़ वुड बी अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स इन अफोर्डेबल प्राइसेस विदाउट होर्डिंग एंड विदाउट ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, तो बिना किसी ब्लैक मार्केटिंग के, बिना किसी होर्डिंग के ये सारी चीज़ें सारे कॉमन सिटीजन्स को अवेलेबल होनी चाहिए। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली? हमें नीचे ये जो कुछ दी हुई हैं ये जीआई टैग्स हैं और इनमें ये स्टेट्स हैं, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये कौन सी जो चीज़ें हैं ये अपनी स्टेट के साथ करेक्टली मैच्ड हैं। नाउ फर्स्ट इज तेजपुर लीची नागालैंड, देन पटन पटोला इज गुजरात, भालिया वीट इन वेस्ट बंगाल एंड बोमकाई साड़ी एंड फैब्रिक्स इन आंध्र प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वो सही है पतन पतोला, दैट इज इन गुजरात। ठीक है, पतन पतोला एक वुमेन्स साड़ी है, ठीक है, जो कि पतन में बनती है गुजरात में और ये बहुत ही एक्सपेंसिव फैब्रिक होता है, ठीक है, और इसको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। नाउ तेजपुर लीची कहाँ की जीआई टैग मिली है? तेजपुर लीची असम, ठीक है। भालिया वीट इज ऑल्सो फ्रॉम गुजरात एंड बोमकाई साड़ी एंड फैब्रिक्स इज नॉट फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इट इज़ फ्रॉम ओडिशा। तो आपको ये ध्यान रखना है जीआई टैग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं वो कहाँ के स्टेट में जीआई टैग इन्हें मिला हुआ है। नाउ वन मोर थिंग जीआई टैग की जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये है कि जीआई टैग इज एक्चुअली गिवन बाय जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो ये जो जीआई टैग दिया जाता है वो दिया जाता है जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर आता है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो हमें ध्यान रखना है जीआई टैग कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर हमें प्रोवाइड करा जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। We'll move on to next question. अगला क्वेश्चन है which international organization released the report titled Money Laundering and Illegal Wildlife Trade? तो रिसेंटली हमने देखा है कि एक रिपोर्ट आई है जिसका टाइटल है मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। हमसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए UNCTAD, बी यूनिडो, सी FATF एंड डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी FATF। FATF एक्चुअली स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और FATF ने अपनी फर्स्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड की रिपोर्ट रिलीज करी है। रिसेंटली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है इट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड एज ग्लोबल थ्रेट एंड इट
ये जो रिपोर्ट है इट हैज़ ऑल्सो हाईलाइटेड द लेजिस्लेटिव चेंजेस विच आर वेरी नेसेसरी टू अप्लाई द लॉज टू इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड लिंक्ड ऑफेंसेस। ठीक है, तो ये FATF के थ्रू ये रिपोर्ट निकाली गई है मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के ऊपर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, उसको ग्लोबल थ्रेट बोला गया है। और ये इसने हाईलाइट किया है कि हमें लेजिस्लेटिव चेंजेस चाहिए सो दैट लॉज फर्मली अप्लाई हो सके